यहाँ से हम लोग जो है रसायन विज्ञान की एक अलग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो रासायनिक बलगति है। अब रासायनिक बलगति में होता क्या है, हम लोग रासायनिक बलगति में पढ़ेंगे क्या, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, बलगत रसायन कहलाता है। बलगत रसायन की इंग्लिश होती है केमिकल यानी रसायन विज्ञान, काइनेटिक यानी वेग यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, कौन कौन सी ऐसी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं, अभिक्रिया को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, अभिक्रिया के वेग को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले समझेंगे अभिक्रिया किस प्रकार से अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे से एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएंगे कि अभिक्रिया, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ होते हैं, एक अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अभिकारक है और ये किस में बदल रहे हैं, उत्पाद में बदल रहे हैं। तो ये समय के साथ साथ बदलेंगे। मान लेते हैं हम लोग t बराबर 0 समय पे, t बराबर 0 समय पे आपके पास अभिकारक की मात्रा जो है 10 है, तो समय परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए उत्पाद आपके नहीं बने होंगे, इसलिए उत्पाद कितने हैं, 0 है। t बराबर कुछ समय बीतता है, ठीक है, t बराबर मान लेते हैं 1 सेकंड है, और 1 सेकंड में अब आपके पास अभिकारक बचे हैं कितने, 8। तो उत्पाद, जितने अभिकारक बचे हैं उतने, जितने अभिकारक कम हुए हैं उतने आपके क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, है ना। जितने आपके अभिकारक बचे हैं और जो कम हुआ है वही आपका क्या बना है, उत्पाद। तो उत्पाद कितने बन गए, 2। अब मान लेते हैं t बराबर कितना समय है, 2 समय है। t बराबर 2 समय पे आपके अभिकारक बचे हैं 6 और उत्पाद बने हैं कितने, 4। t बराबर 3 समय पे आप देखिए आपके पास जो है अभिकारक बचे हैं 2 और उत्पाद बने हैं कितने, 8। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ होते हैं। पहला तो आपके पास अभिकारक होता है, जो चीजें हम लेते हैं और उनको आपस में मिश्रित करते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो होता है ताप प्रभावित करता है, और भी सारी चीजें, कुछ चीजें प्रभावित करती है, उसका अध्ययन हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को अगर परिभाषित करना है कि अभिक्रिया के वेग को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तो दो कंडीशन है। एक तो अभिकारक के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग उत्पाद के हिसाब से लिख सकते हैं। तो अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग, देखिए सांद्रता समय के साथ साथ क्या हो रही है, अभिकारक की परिवर्तित हो रही है, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हम लिख सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए अभिकारक, ये आपका अभिकारक है, समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब अभिकारक जो है समय के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कम होने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो अभिकारक को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, r से। तो अगर हम वेग को, वेग अगर हम अभिकारक की परिवर्तन माइनस परिवर्तन को डेल्टा से हम दिखाते हैं, अभिकारक को r से दिखाते हैं, तो समय में परिवर्तन यानी डेल्टा t, इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अगर इसमें से आपको समझना है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर इस अभिकारक को हम लोग दिखा सकते हैं R1 और इस अभिकारक को दिखा सकते हैं R2। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यानी R1 माइनस R2 बटे ये समय आप लिख सकते हैं T1 और ये समय क्या लिख सकते हैं T2। तो समय में परिवर्तन यानी T2 माइनस T1।
इस हिसाब से आपका R1 कितना है, 8 है। R1 आपका जो है, ये आपका R1 होगा, ये आपका R2 होगा और ये आपका R1 होगा। तो R1 आपका है 2 माइनस R2 आपका कितना है 8 और बटे समय आपका कितना है 3 माइनस 1। तो इस हिसाब से आ जाएगा -6/2 बराबर का आपका आएगा -3। तो देखिए पाई का चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि आपका अभिकारक समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और उत्पाद जो हो रहा है समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से अभिकारकों के हिसाब से हम वेग को लिख सकते हैं, और आप दूसरे टाइप से भी वेग को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे वेग आपका होगा अभिक्रिया का वेग उत्पादकों की सांद्रता में परिवर्तन, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। देखिए अब उत्पाद आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पे समय के साथ साथ आपके क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। जैसे T1 समय पे आपका उत्पाद बना है 2 और T3 समय पे आपका उत्पाद बना है कितना, 8। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी इसको आप दिखाएंगे क्या, ये आपका होगा P2 और ये क्या होगा P1। तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन वेग को अगर हम परिभाषित कर रहे हैं तो P2 माइनस P1 बटे समय में परिवर्तन, यानी अंतिम समय को आप मानेंगे T2 माइनस T1। इस हिसाब से आपका हो जाएगा 8 माइनस 2 बाई आपका हो जाएगा 3 माइनस 1। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं 6 माइनस बाई 2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह नहीं आया, ठीक है, माइनस चिन्ह नहीं आया। इससे ये चीज प्रदर्शित हो रहा है कि आपके उत्पाद जो है धनात्मक रूप से बन रहे हैं, यानी उत्पाद क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, और अभिकारक धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जितने अभिकारक कम होंगे उतने उत्पाद क्या होंगे, आपके बनेंगे। तो इस हिसाब से हम वेग का सूत्र लिख सकते हैं, वेग बराबर ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा P बटे ये लिख सकते हैं डेल्टा T। ठीक है, इस प्रकार से हम वेग को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के हिसाब से और दूसरा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के हिसाब से। तो ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल था, जिसको समझने के लिए हम फिर से समझ सकते हैं। बलगति रसायन, रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का हम अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगति कहलाता है। जिसमें हम अभिक्रिया के वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब हम जो है अभिक्रिया के वेग को ग्राफ के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ग्राफ के हिसाब से हम इसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दो चीजों में परिवर्तन हो रहा है, हमने बताया है कि दो चीजों में परिवर्तन हो रहा है। एक अभिकारक समय के साथ साथ कम हो रहे हैं, दूसरा उत्पाद समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसे ग्राफ के हिसाब से अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये आपका x अक्ष को हम समय मान लेते हैं और y अक्ष को अभिकारक और उत्पाद से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपका समय t से प्रदर्शित किया जा रहा है और इसमें समय t यहाँ भी दिखाया जा रहा है x अक्ष पे। यहाँ पर ये आपका मूल बिंदु होता है, इसीलिए t बराबर हम इसे 0 मानते हैं, और यहाँ पर भी हम इसे t बराबर कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। अब इस वाले ग्राफ में हम अभिकारक के हिसाब से व्यक्त करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता, और यहाँ पर हम दिखाना चाहें तो लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता।
तो होता ये है कि आपने देखा है, इसके पहले हमने समझाया है कि t बराबर 0 पर बहुत सारे उत्पाद होते हैं, यानी उत्पाद आपका यही कहीं पर होगा। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ उत्पाद की संख्या में क्या होती है, कमी आती है, और एक समय ऐसा आएगा जब पूर्ण रूप से आपके अभिकारक समाप्त हो जाएंगे और पूरी अभिक्रिया समाप्त होगी और वह किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। ठीक है, उस प्रकार से अगर आप जो है उत्पाद की सांद्रता को व्यक्त करें तो t बराबर 0 समय में किसी भी प्रकार का उत्पाद नहीं होता है, और ये जो होता है वेग को प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये जो होता है अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरे ग्राफ में आप देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, t बराबर 0 समय में आपके पास किसी भी प्रकार का उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। जब उत्पाद प्राप्त नहीं होता है तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है, और जब रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो t बराबर 0 समय में अभिकारक नहीं होते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उत्पाद क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो इन दोनों ग्राफों के हिसाब से हम लोग अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता को व्यक्त की गई है, और अभिकारक की सांद्रता t बराबर 0 समय पे अधिकतम होती है, और जैसे जैसे समय कम होता है वैसे वैसे अभिकारक की अणुओं की संख्या में क्या आती है, कमी आती है, और यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उत्पाद की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान में रखना होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, जब उस वेग को हम लोग लिखते हैं, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम लोग लिखते हैं तो वेग बराबर दो कंडीशन हमने बताया था। एक वेग अभिकारक के हिसाब से लिखोगे तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, और उत्पाद के हिसाब से लिखेंगे तो वेग धनात्मक होगा डेल्टा पी बटे डेल्टा टी के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया के उसके रस समीकरण मिति गुणांक भी क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं। अभी रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, A प्लस B, और ये बना रहा है कितना, 2C, A और B। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया बन रही है, ठीक है, ये आपके जो है आपके क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। ये अभिकारक अणु है A और B, और उत्पाद अणु है। जहां पर ये अभिकारक के सामने लिखे गए या उत्पाद के सामने लिखे गए जो अणुओं की संख्या होती है उसकी को हम लोग क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक। और किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो है हम उसके रस समीकरण मिति गुणांक जरूर लिखते हैं। जैसे अब देखो ये आपका जो वेग है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, अभिकारक को। तो किसी का, अब देखिए A का क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ क्षरण हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है, तो इसका वेग लिखना है तो वेग बराबर माइनस, देखिए कितने के गुणांक है, 2, तो 1/2 का उतनी संख्या का रस समीकरण मिति गुणांक का भाग होगा डेल्टा A बटे कितना लिखेंगे, डेल्टा टी। अगर यही चीज हम उत्पाद के रूप में लिखते हैं, उत्पाद के रूप में वेग को प्रदर्शित करते हैं, या आवेग के रूप में आप सी को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वेग आपका क्या होगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। लेकिन इसके रस समीकरण मिति गुणांक का हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग लिखते समय उनके संगत रस समीकरण मिति गुणांक को हम लोग क्या करते हैं, जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात इतनी समझ में आए। ठीक है, हमने अभिक्रिया की बलगत रसायन क्या होता है, बलगत रसायन के अंतर्गत जो होता है वेग क्या होता है, वेग की सांद्रता क्या होती है, किस हिसाब से परिवर्तित होती है, ठीक है, और वेग को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सारी चीजें समझे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको
कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो उसका वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरण में की गुणांक को जरूर लिखते हैं। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक। ठीक है, हमने लिखा माना कोई एक अभिक्रिया है, जैसे हम कोई एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, जैसे A प्लस बी, ये आपके क्या है, अभिकारक हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी हो रही है तो आपके उत्पाद बन रहे हैं C प्लस डी। अब देखिए ये आपके अभिकारक हैं A और B, और उत्पाद क्या बन रहा है, C और D। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं A और B जो है आपके क्या है, अभिकारक, अभिकारक हैं। C और D आपके क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लिख दे रहे हैं इसके A और यहाँ पे B, यहाँ पे C और ये D। अब आप पूछेंगे A B C D क्या है, तो यहाँ पे A स्मॉल B C और D आपके रस समीकरण, रस समीकरण मिति गुणांक है। रस समीकरण मिति क्या है, गुणांक है। A B C D जो है आपके रस समीकरण मिति गुणांक है। तो प्रायोगिक तौर पे ये देखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, प्रायोगिक तौर पर पाया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों के अणुओं की क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी अभिकारक अणुओं की संख्या जो होती है उसके समानुपाती होता है। A और B अभिकारक अणु होते हैं और उनकी संख्या के समानुपाती होता है। लेकिन इसमें हम लिख रहे हैं x और y की घात। अब ये x और y की घात क्या होते हैं, तो x और y के जो घात होते हैं, x y की जो घातें हैं वह a एवं b के समतुल्य होती है या नहीं भी होती है, होती है और नहीं भी होती है। x और y की जो घातें लिखे हैं वह a और b के समतुल्य होती भी है और नहीं भी होती है। कभी कभी ये हो भी सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है। जैसे आपने एक अभिक्रिया पढ़ा होगा N2 + 3H2 इक्वल टू आपका क्या बनता है, 2NH3, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया बनाने की विधि। तो इसमें जो है A इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 दिख रहा है, B बराबर कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, और उत्पाद में C बराबर आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ये प्रायोगिक तौर पर होता है। ठीक है, प्रायोगिक तौर पर इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना हम आगे करेंगे और आपको बताएंगे। यानी इसी को हम लोग कहते हैं प्रायोगिक तौर पे जो होता है इसकी गणना होती है। तो हमने पढ़ा है जब अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक k प्राप्त होता है। ठीक है, और a के पावर कितने की घात, x की घात, और b के पावर कितने की घात, y की घात। तो जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, जो नियतांक k प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। और इस पूरे समीकरण को हम लोग बोलते हैं वेग समीकरण। इस पूरे समीकरण को क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो कोई रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, वेग के ऊपर जो घातें दिखाई दे रही है, इसे हम जो है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यदि हम मान लें कि ये x + y किसके बराबर है, n के बराबर है। x + y जो है, देखिए x + y हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे x + y किसके बराबर है, n के बराबर है। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वह, अगर हम अभिकारक के हिसाब से लिखें तो अभिकारक के n घात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अभिकारक के क्या होगा, n घात के बराबर होगा। यानी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, वेग जो होगा वो के अभिकारक के कितने, n घात के बराबर होगा। अगर उत्पाद के रूप में देखते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो के उत्पाद के कितने घात के बराबर होता है, n के। और n जो होता है, जो घातें होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, इसे भेजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।